Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Environment Ecology Marathon Session. इससे पहले भी मैंने आपको कुछ MCQs कराए थे, वो बिल्कुल बेसिक थे और इजी थे। अब उसे थोड़ा सा हायर लेवल ये वाले MCQs मैं कराऊंगी। उसके बाद हर एक टॉपिक पे हम अलग से MCQs करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई विल रीड द क्वेश्चन एंड फोर ऑप्शंस एंड यू हैव टू write in the comment box or the live chat box this the right answer, ठीक है? So let's start from the question number one. So question number one is environmental studies is defined as a branch that deals with, हम किस ब्रांच को environmental science बोलते हैं? environmental science में क्या किया जाता है? Options are option number one, design, study and discovery of new materials. Option 2, the study of humanities, social, biological, and physical science. Option 3, incorporate the information and physical science. And option 4, approach about the natural world and the impact of humans on this integrity. Choose the correct option. Environmental science हम किसको, environmental studies हम किसको बोलते हैं? And yes, very good answer. Option 4 is the right answer. Option D is the right answer. So moving to another question. Which of the following statement about the Zoological Survey of India is true? Zoological Survey of India जो एक organization है, एक body है, इसके बारे में कौन सी statements true है? Statement number one, it was established in 1890 at the Royal Botanical Gardens, Kolkata. It is the first crocodile conservation breeding center in Asia. It was established in 1916 to do an organized survey of fauna in India. It was established in 1982 for research in wildlife management. जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड या फ्लोरा एंड फोना रिलेटेड जितनी भी बॉडीज हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. सो विच वन इज करेक्ट? सो यस, zoological सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके रिलेटेड ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. It was established in 1916 to do an organized survey of fauna in India. फ्लोरा एंड फोना हम किसको बोलते हैं? फोना होते हैं जितने भी स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज, उनको हम फोना बोलेंगे, ठीक है? और फ्लोरा हम बोलते हैं जितनी भी प्लांट स्पीशीज है, ठीक? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Which layer of the atmosphere contains the ozone responsible for the absorption of UV light? एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन जो ओजोन करती है, किस लेयर में होता है वो ओजोन? सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, नन ऑफ द अबव. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज वेरी गुड. स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ओजोन और इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे जो ओजोन होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है. ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, यूवी रेज, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. और जो ट्रोपोस्फीयर में, जो लोअर लेयर ट्रोपोस्फीयर होती है, जो उसमें थोड़ा सा ओजोन होता है, उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं. बेसिकली यहाँ पे नेचुरली ओजोन नहीं होता है, ये पोल्यूशन वाला ओजोन होता है. तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला ओजोन है, ये नेचुरल वे में वहां होता है, जो कि गुड ओजोन हम कहलाते हैं, राइट? So moving to another question, the estimated percentage of the forest land that ideally India should have is, इंडिया में कितना फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए टू फॉर अ बैलेंस्ड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट? कितना होना चाहिए? ऑप्शंस आर 50%, 15%, 33% एंड 44%. एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज 33%. 33%, 1/3 एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए इंडिया में. फिर भी बोला गया है कि पिछली जो सर्वे हुई थी, फॉरेस्ट सर्वे, उसमें देखा गया कि बहुत स्टेट्स में जो है फॉरेस्ट की परसेंटेज एरिया का बढ़ गया है और बहुत सारे घने जंगल हैं इंडिया में. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है या सदर्न में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुई है, जहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया कम हुआ है. Which two countries of the world constitute about 57% of the large dams? जो बड़े वाटर रिजर्व डैम्स होते हैं ना, तो दुनिया की कौन सी दो कंट्रीज है जिसमें हाफ हाफ से भी ज्यादा ही डैम्स पाए जाते हैं, 57% पाए जाते हैं? कौन सी एक ऐसी दो कंट्रीज है? इंडिया चाइना, इंडिया ब्राजील, चाइना ब्राजील एंड इंडिया जापान. चूज द करेक्ट ऑप्शन. किन दो कंट्रीज में ज्यादा डैम्स पाए जाते हैं? एंड यस, द राइट आंसर इज इंडिया चाइना. इंडिया चाइना में ज्यादा डैम्स पाए जाते हैं, राइट? ओके. वेरी नाइस. मूविंग टू अनदर वन. द एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर, एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन है इनमें से? ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर,
कोल, क्ले, सीमेंट, सिलिका। चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या बताना है? एसेंशियल नॉन मेटालिक मिनरल्स, जो कि मिनरल्स हैं, ज़रूरी हैं और के नॉन मेटालिक हैं। तो इनमें से कौन लग रहा है आपको? सो येस, इट इज़ कोल, क्ले, सीमेंट एंड सिलिका। राइट। इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, किस प्रोसेस को बोलते हैं? यूज द ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या उसको बोलते हैं? यूजिंग ऑल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, या बोथ ए बी एंड सी, एंड या नन ऑफ द अबव, किसको हम इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट बोलते हैं? क्योंकि एनवायरमेंट में ये एग्रीकल्चर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट पे बहुत काम किया जा रहा है आजकल। तो बिल्कुल ए एंड बी दोनों को हम ये बोलेंगे। क्यों? इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट जो है उसमें हम ये मेथड्स के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और हम चाहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनमें से फिर सॉइल पोल्यूशन हो जाता है उनकी ज़्यादा यूज़ से। तो हम ऑर्गेनिक पे भी थोड़ा सा काम करें, ऑल्टरनेटिव ढूंढें इनके लिए। और पेस्टिसाइड जो है उनका भी ऑल्टरनेटिव ढूंढें, बायो ऑल्टरनेटिव कोई बायो पेस्टिसाइड्स हम बनाएं, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा सही नहीं है इनको ज़्यादा यूज़ करा, ना ही फर्टिलाइज़र्स जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। तो ये दोनों जो है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? Which three edible plant species constitute about 60% supply of the world's food energy intake? ठीक है? तो जो पूरे दुनिया में खाई जाने वाली चीज़ें हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं लोग, तो इनमें से इन किस्मों में से कौन से ऐसे 3 प्लांट्स हैं जो कि हम खाते हैं, 60% सप्लाई वही करता है? ऑप्शंस आर हियर: व्हीट, बार्ली, ओट, व्हीट, राइस, मेज़, व्हीट, बार्ली, मेज़, नन ऑफ द अबोव। तो इनमें से आप बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को? यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, व्हीट। व्हीट भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। आप देखोगे अमेरिकन्स बहुत ब्रेड ज़्यादा यूज़ करते हैं। राइस आप देखोगे इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेपल फूड है। और मेज़, ठीक है, मक्की जो है, ऐसे एरियाज़ जिनमें वाटर कम अवेलेबल होता है, वहाँ पे जो है मक्की को भी उगाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये ज़्यादातर लोग खाते हैं दुनिया में, व्हीट, राइस एंड मेज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा मेजर नहीं है? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? आपको ये समझ आ गया? वाटर को मैनेजमेंट करना, लेकिन सस्टेनेबली, मतलब कि वाटर को ज़्यादा, पानी को ज़ाया नहीं करना और पानी को प्यूरिफाई करना, जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी उसको भी वापस जो है ये प्यूरिफाई करना, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब इन ऑप्शंस में से कौन इसमें से नहीं आता है? प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कनाल्स और डैम से लीकेज को प्रिवेंट करना है, क्या ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि जब लीक हम बंद करेंगे तो वाटर वेस्ट नहीं हो जाएगा। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, जो सरफेस रन ऑफ होता है ना, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम ऐसे सरफेस पे ही लगाते हैं, उसकी रेट अगर हम कम करेंगे, अब उसकी रेट हम कम करें या ना करें, अब ये एक ऐसे रखते हैं। प्रिवेंटिंग लॉस इन द म्युनिसिपल पाइप, जो म्युनिसिपैलिटी की पाइप्स होती है, अगर उसमें जो है लीक होता है, तो ऑब्वियसली वो भी ज़ाया ही होता है ना। बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वर्स इन प्लेस ऑफ अ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट्स, तो क्या हमें चाहिए कि स्मॉल रिजर्वायर्स बनाएँ हम बड़े प्रोजेक्ट्स की निस्बत से, उससे भी क्या हो जाएगा, ठीक है? तो इनमें से सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में ये तीनों आएँगे। कौन-सा? प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स, जब हम ये लीकेज प्रिवेंट करेंगे वाटर कम ज़ाया हो जाएगा। प्रिवेंटिंग लॉस इन म्युनिसिपल पाइप्स, उन उससे भी बहुत पानी ज़ाया होता है। बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वायर्स इन प्लेस ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट्स, उससे क्या हो जाएगा? मेगा प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा लैंड उसके अंडर जाता है, उससे ग्राउंड वाटर ज़्यादा नीचे नहीं चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तीनों जो है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो ये जो दूसरा है ना, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस रन ऑफ वाटर बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत हमें होता ही होता है। ठीक है? Question number 10. Which element is considered the largest source of world's commercial energy consumption? ठीक है? सबसे आपको पता है आजकल दुनिया में हर एक चीज़ जो चलती है उसके लिए हमें एनर्जी लगती है। तो एनर्जी कंज़म्पशन पे जो है, वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंज़म्पशन जो होता है, लार्जेस्ट सोर्स कौन है उसका? राइट?
ऑप्शंस कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर। देखो यहाँ पे बहुतों को कन्फ्यूजन होगा। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे कोल। कोल पहले बहुत था, उस कोल के ही बेसिस पे हम इतना फॉसिल फ्यूल हम जलाते थे, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत होता था। तो पहले कोल था, लेकिन अब जो है ना, अभी वॉर भी होता है किस बेसिस पे? ऑयल के बेसिस पे। तो अभी वाला जो, अगर हम आज के हिसाब से इसका आंसर देखेंगे, तो वो आ गया आएगा ऑयल। ऑयल सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ जो है वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन पे सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि ऑयल ही आप देखोगे इंडिया भी कितना इंपोर्ट करता है ऑयल, हमारी इंपोर्ट बिल सबसे ज़्यादा ऑयल में ही चली जाती है, ठीक है? और देखो आप ऑयल की वजह से कितनी ग्रुपिंग्स बनी हुई। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल्स? आपको पता है अभी बायोफ्यूल्स का जो है एरोमेटिक कॉलेज में बायोफ्यूल साइंटिस्ट बहुत बायोफ्यूल्स की तरफ बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो है ऑर्गेनिक से हम फ्यूल बनाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अभी उसमें इंक्लूड किसको किया है? किन 2 चीज़ों को किया गया है? इथेनॉल, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, नन ऑफ द अबव। तो आपको भी पता होना चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है इथेनॉल, मेथनॉल को इंट्रोड्यूस किया है। एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है और पॉल्यूशन कम होता है इससे। उनको हम बायोफ्यूल्स बोलते हैं। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी? बायोमास एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ, उसका सोर्स क्या है बायोमास एनर्जी का? So options are animal waste, industrial waste, fibrous waste of paper industry, fibrous waste of the sugar industry. तो जो बायोमास एनर्जी है, वो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही निकलनी चाहिए ना, वो वाली एनर्जी। तो सोर्स क्या है इस सब का? इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है फाइब्रस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो हैं और शुगर भी बहुत कल्टीवेट किया जाता है। तो इनकी जो इंडस्ट्रीज है ना, जो वहाँ पे वेस्ट निकलता है फाइब्रस वेस्ट, वहाँ से हमें बायोमास एनर्जी मिलती है। और उस फाइब्रस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बागेस भी बोलते हैं। BAGASSE, बागेस भी बोलते हैं शुगर का वेस्ट जो होता है। द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर, इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट्स कौन है? एनर्जी साइकिल्स, न्यूक्लियर न्यूट्रिएंट साइकिल्स, फूड चेन्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ऑब्वियसली आप मुझे बताएं, एक इकोसिस्टम में जो है एनर्जी फ्लो होता है, ऑब्वियसली तभी चलता है इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स फ्लो भी, साइकिल भी होता है ऑब्वियसली। आप देखो कार्बन कैसे फिर वापस सॉइल में, सॉइल से एनिमल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसे साइकिल करता है। और फूड चेन से भी जो है ये जो साइकिल है, ये फ्लो है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। इनकी वजह से ही फिर इकोलॉजी एनवायरनमेंट बराबर बैलेंस में रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स है, तो तीनों है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डेट रिवोर्स? कि इसमें से किसको हम डेट रिवोर्स भी बोलते हैं? हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर्स, कार्निवोर्स और नन ऑफ द अबव। देखो डेट्रीवोर्स जो है, हम हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, है ना, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। अब कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाएंगे, जो एनिमल्स को खाएंगे, जो फ्लैश खाते हैं ना। अच्छा, जो डिकम्पोज़र्स होते हैं ना, वो डेट्रिवोर्स, वो डेड मैटर पे पलते हैं, ठीक है? तो उनको हम डिकम्पोज़र्स भी बोलते हैं, जो कि जो मरा हुआ जानवर की लाश होती है, उसको डिकम्पोज़ करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो उस पे पलते हैं, उनको हम डिकम्पोज़र्स भी बोलते हैं और डेट्रिवोर्स भी बोलते हैं, जो कि डेड मैटर पे अपना गुज़ारा करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम में डिफरेंट हम बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज हम किसको बोलते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। द स्पीशीज हुज एलिमिनेशन कैन सीरियसली affect the ecosystem, the species whose elimination can benefit the ecosystem, the species whose elimination would not affect the ecosystem, none of the above। अब मुझे बता, कीस्टोन स्पीशीज आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है, अगर ये वाली स्पीशीज हम एनवायरमेंट से खत्म करें, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा इकोसिस्टम बुरी तरह से जो है खराब हो जाएगा, और जो है बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉयनेस को ही खत्म करेंगे,
ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा, जो लायन जिसको खाता है ना, वो वाली तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उनके लिए हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस ही खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम उनको एक कीस्टोन स्पीशीज़ बोलते हैं कि उनको उनकी रखवाली करना बहुत ज़रूरी होता है और उनको ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो जो है ख़त्म हो गए, अगर वो एलिमिनेट हो गए, तो उनकी कंज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है, उस उनकी एलिमिनेशन से हमारा जो इकोसिस्टम है बुरी तरह से खराब हो जाएगा। Which of the following activity is incorrect about the impact of human activities on the ecosystem? अच्छा, जो जो इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे हमारे इकोसिस्टम पे बहुत असर पड़ता है ना? अगर इंसान फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जलाएगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट होगा, उससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर इंसान डिफ़ॉरेस्टेशन करेगा, पेड़ काटेगा, उससे भी बहुत नुकसान हो जाएगा, बारिशें कम होगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो इनमें से कौन-सी एक्टिविटी ऐसी है, अ, इनमें से कौन-सा ऐसा दिया गया है ऑप्शन, जिसकी वजह से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, डिक्रीज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया, नन ऑफ द अबोव। ठीक है? अब देखो, अगर क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है? बिल्कुल, क्यों? हम जो है वेल से ज़्यादा पंप करते हैं कल्टीवेट करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, और हम उस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्राउंड वाटर कम होता है। ठीक है? ह्यूमन एक्टिविटी से ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। अच्छा, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, ऑब्वियसली ह्यूमन्स ने क्या किया है, जब ह्यूमन जंगल काटते हैं, वहाँ से फिर वो स्पीशीज़ भाग जाते हैं और फिर उनका खात्मा ही हो जाता है। डिक्रीज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन तो ह्यूमन एक्टिविटी से ही होता है, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इनमें से जो है हर एक पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर पड़ता है। इन तीनों पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर पड़ता है। विच एलिमेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज? जो भी टिश्यूज, देखो सेल्स जब मिलती है, वो क्या बनाती है, वो टिश्यू बनाती है, और टिश्यू जब मिलती है वो ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन जब मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो सेल्स है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। जो टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि जरूरी है, एनिमल टिश्यू हो या प्लांट टिश्यू, दोनों के लिए जरूरी होता है? सो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, नन ऑफ द अबव। कौन-सा इनमें एलिमेंट है जो कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक है? कार्बन। कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक होता है एनिमल टिश्यू के लिए भी और प्लांट टिश्यू के लिए भी। व्हिच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज़ द ऑक्सीजन लेवल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो कौन-सी ऐसी इंसान की हरकत है जिस वजह से जो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कम हो जाएगा? ऑप्शंस आर डिफॉरेस्टेशन, एनिमल हंटिंग, माइनिंग, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन 18 जो है, ये हमें बताता है कि इंसान की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाता है, हम पेड़ काटते हैं, क्योंकि पेड़ ही ऑक्सीजन जनरेट करते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फिर रहता है, और वही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। अब जब हमने डिफॉरेस्टेशन ही की, हमने पेड़ ही काटे, फॉरेस्ट ही काटे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल को क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगर हम एनिमल्स को हंट करेंगे तो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा ऑक्सीजन लेवल पे, या अगर हम माइनिंग करेंगे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 19, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड चेन्स इन एन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म्स अ, जब मैंने आपको बोला कि लॉयन खाता है डियर को, ठीक है? डियर खाता है ग्रास, ठीक है? ग्रास खुद ही बनता है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं। ऐसे ही फिर यहाँ से कोई और होगा, घास को ग्रासहॉपर खाएगा, ग्रासहॉपर को कोई और खाएगा, उसको स्नेक खाएगा, स्नेक को खुद कोई और खाएगा, बनी एक और चेन, ठीक है? तो बहुत सारी जो ये चेन्स होती है ना, फूड चेन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड चेन्स जो होती हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से ग्रास है, यहाँ से एक शीप आया, शीप ने भी ग्रास खाया, यहाँ से ग्रासहॉपर आया, उसने भी ग्रासहॉपर को किसी और ने खाया, शीप को किसी और ने खाया, उसको किसी और, तो बहुत सारी इंटरलिंक्ड चेन्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? So question number 19. Options are nitrogen cycle, carbon cycle, food web, food chain. So choose the right answer. Yes, very good. Food web is the right answer. फूड चेन हम एक सिंगल सिंगल चेन को बोलेंगे, फूड जो इंटरलिंक्ड चेन्स होती है उनको हम फूड वेब बोलते हैं, राइट? द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन द हिमालयन माउंटेन रीजन इज कॉल्ड, जो हिमालयन जो अपर वो होता है ना ऑल्टीट्यूड पे, तो हिमालयन माउंटेन रीजन में कौन से फॉरेस्ट उगते हैं? ठीक है?
कौन से फॉरेस्ट्स उगते हैं? ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स, कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, डेसिडियस फॉरेस्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो जो हिमालयन एरिया है वहाँ पे कॉनिफोरस फॉरेस्ट्स, पाइन वाइन आपने सुना होगा नाम, देवदार, तो कॉनिफोरस फॉरेस्ट्स वहाँ पे उगते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट यूज इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन 21। बैम्बो फॉर बास्केट्स, ऑब्वियसली बैम्बो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना इसका, फॉरेस्ट का। बैम्बो उठा और बास्केट बनाई। मेडिसिन, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो हम खाते हैं, और वो क्या हो जाता है, वो भी डायरेक्ट यूज ही है। ठीक है। ग्रास, ग्रास फॉर ग्रेजिंग, ऑब्वियसली जब हम कैटल लेते हैं वो ग्रेज करते हैं, वो घास खाते हैं, वो क्या है, वो भी क्या है, वो भी डायरेक्ट यूज है ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। लेकिन जो गम्स एंड रीजन्स है ना वो प्रोसेसिंग करके फिर बनाया जाता है, तो ये डायरेक्ट यूज नहीं है फॉरेस्ट का। सॉरी, इसको ये हो गया था थोड़ा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट सर्विस? क्योंकि फॉरेस्ट्स भी अपनी एक सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करती है ना, जैसे फॉरेस्ट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, फॉरेस्ट्स रेनफॉल में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। तो इनमें से फॉरेस्ट सर्विस कौन, इनमें से कौन नहीं है फॉरेस्ट सर्विस? रिड्यूसेस द रन ऑफ रेन वाटर, रिड्यूसेस द रन ऑफ रेन वाटर, क्या ये फॉरेस्ट सर्विस में आता है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन को बचाता है फॉरेस्ट। रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर, क्या लोकल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है फॉरेस्ट? ऑब्वियसली देखो, सरफेस रन ऑफ रेन वाटर को बचाता है, क्योंकि जब फॉरेस्ट्स होते हैं वो रन ऑफ नहीं होने देते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ पे। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट से बिल्कुल मजबूती से पकड़ते हैं सॉइल को, है ना। इरोजन, फर्टिलाइजर लेयर जो ऊपर होती है सॉइल की उसको भी बचाते हैं। रेगुलेट लोकल टेम्परेचर, जब वो ट्रांसपायर करते हैं ना, अपने उनके जो पत्ते होते हैं उन पे जो पानी निकलता है उन पोर्स से, फिर वो हवा में रहता है, उससे क्या हो जाता है, कूल रहता है वहाँ पे अ, ये टेम्परेचर। तो ये जो सारी है, ये सारी फॉरेस्ट सर्विसेज में आते हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि फॉरेस्ट सर्विस नहीं है, सारी तीनों काम फॉरेस्ट करता है, इनको हम फॉरेस्ट सर्विसेज बोलते हैं, जो एक फॉरेस्ट काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द फॉरेस्ट लॉस? इनमें से फॉरेस्ट लॉस का रीजन कौन सा नहीं है? इंक्रीजिंग यूज ऑफ वुड, अगर हमने वुड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पेड़ ही काटेंगे। अगर हम पेड़ काटेंगे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो ये तो है फॉरेस्ट लॉस का रीजन। ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्यूअल वुड्स, ऑब्वियसली अगर हम फ्यूअल वुड्स लकड़ी जलाने के लिए ज्यादातर यूज करेंगे, ऑब्वियसली उससे भी तो हमें क्या करने, पेड़ ही काटने, और उससे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट से कम हो जाएंगे। उसके बाद माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स, जब हम डैम्स बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट अगर आएगा डैम्स बनाने का, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले पेड़ों को काटना पड़ता है। ऑब्वियसली ये भी क्या है, ये भी एक रीजन है कि फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, रीजन है फॉरेस्ट लॉस के लिए। लेकिन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज नहीं है, क्योंकि जितने भी जानदार है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका तो हैबिटेट है फॉरेस्ट। ठीक है। तो अगर स्पीशीज खत्म हो गई, फॉरेस्ट तो फिर भी वही है, फॉरेस्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम नहीं होगा। बाकी अगर हम वुड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फ्यूअल वुड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, या डैम्स या बिल्ड करेंगे या माइनिंग करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट लॉस हो जाएगा। विच इंसेक्ट लिव एंड ब्रीड इन द फॉरेस्ट एरिया? इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो कि फॉरेस्ट एरिया में ही रहता है और ब्रीड भी वहीं पे करता है? सो ऑप्शंस आर बीज, मॉथ, बटरफ्लाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जो ये होती है शहद की मक्खियाँ हो या बाकी मक्खियाँ हो, ये फॉरेस्ट में होती हैं, मॉथ्स भी होती हैं और बटरफ्लाइज भी होती हैं। ठीक है। तो तीनों जो कुसुम है, ये सारे जो है इंसेक्ट्स, ये रहते भी हैं फॉरेस्ट में और ब्रीड भी वहां पे करते हैं। आपने देखा होगा फॉरेस्ट का प्रोड्यूस एक हनी बी माना जाता है ना, तो हनी बीज भी वहां पे बहुत होती है। जवार एंड बाजरा ग्रो इन द एरियाज दैट हैव, जवार एंड बाजरा कहाँ पे ग्रो होता है, किस एरिया में ग्रो करते हैं, और क्यों हम यूजुअली हम इनको बोलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्यों? क्योंकि वहां पे हाई मॉइस्चर होता है, लिटिल मॉइस्चर होता है, नो मॉइस्चर होता है, नन ऑफ द अबव। क्या होता है वहां पे? ऑब्वियसली वहाँ उस एरिया में जहाँ पे लिटिल मॉइस्चर होता है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा मिट्टी में नहीं होता है, उस टाइम हम बोलते हैं कि ये उतनी भी फर्टाइल नहीं है, उसमें बाकी तो राइस वाइस तो नहीं नहीं उगा सकते हैं, लेकिन बाजरा और जो है जवार वो उगा सकते हैं। राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल? किस एक्टिविटी से वाटर टेबल लो हो जाएगा? वाटर टेबल क्या होता है? ये जो ऊपर जैसे सॉइल की लेयर है, नीचे ये रॉक्स है, ठीक है? जो इसके और इसके बिटवीन जो वाटर होता है ना, इसको हम वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है? जो पानी होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर इम्परमेबल रॉक्स होते हैं जो कि पानी को यहाँ से नीचे नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ तक जितना भी पानी इसमें जमा होता है तो उसको वाटर टेबल बोलते हैं। फिर कभी हम वेल्स को भी खोदते हैं और वहां से फिर निकालते हैं पानी, राइट? तो इनमें से किस एक्टिविटी से वाटर टेबल कम नहीं होता है? सॉइल इरोजन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है? सॉरी, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल? वाटर टेबल को कम कौन कर सकता है? ऑब्वियसली वाटर टेबल कम कैसे होगा? जैसे हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे ग्राउंड वाटर को, तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर से वाटर टेबल कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर ह्यूमन ग्रोथ पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो जाएगी तो बाकी भी ऑल्टरनेटिव्स है ना पानी लाने के, जरूरी नहीं हम ग्राउंड वाटर से ही लेंगे। या सॉइल इरोजन जो होता है उससे मिट्टी फर्टाइल ऊपर लेयर वाली चली जाती है। या ओवर ग्रेजिंग से क्या हो जाता है? उससे जो है फर्टिलिटी का फर्टाइल सॉइल जो होती है वो कम हो जाता है। लेकिन जो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है उससे वाटर टेबल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर टेबल वाला वाटर ही हम ग्राउंड वाटर के तौर पे निकालते हैं ना एक्सट्रैक्शन करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रैकिश वाटर नमकीन पानी कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, कोस्टल शैलोज और डेल्टास। कहाँ पे मिलता है ब्रैकिश वाटर? ऑब्वियसली ब्रैकिश वाटर मैंग्रोव एरिया से होता है ना। और मैंग्रोव्स कहाँ पे होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट्स ये होती है डेल्टा एरियाज से। जैसे डेल्टा है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है ना, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मजोली आइलैंड बनाती है, वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है। वो डेल्टा जो है वहाँ पे ब्रैकिश वाटर पाया जाता है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज डेल्टा। Which of the following factors leads to eutrophication? Eutrophication कैसे होता है? Excessive use of fertilizers, increase of plant nutrients, both A and B, and none of the above. Eutrophication होता है जब increase in nutrients हो जाएगा। न्यूट्रंट्स इतने ज्यादा आ जाते हैं, पानी में चले चले जाते हैं, जैसे पौंड में चले गए बहुत ज्यादा न्यूट्रंट्स। चाहे एग्रीकल्चर रन ऑफ आया, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है उसके साथ न्यूट्रंट्स आ गए, उससे क्या हो जाता है? जब न्यूट्रंट्स ज्यादा आए, अलगल ब्लूम होता है, इतने ज्यादा अलगी हो जाते हैं कि वो पूरे वाटर पॉन्ड को क्या करते हैं? कवर करते हैं। और नीचे वाला जो ऊपर कवर लग गया, तो जो सनलाइट है वो नीचे नहीं चली जाती है, जो फिशेस को भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो अंदर प्लैंकटन है उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्योंकि क्या हो जाएगा? एक तो प्लांट के न्यूट्रंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे प्लांट्स में भी, और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर जब हम करेंगे उससे भी क्या हो जाता है? ऑब्वियसली वो पानी भी चला जाता है, फिर पानी इधर उधर से आता है। तो इसमें इंक्रीज इन ओवरऑल इंक्रीज इन न्यूट्रंट हो जाता है, उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? आप देखो इंडस्ट्रियल वाटर कभी कभी कनाल्स में आ जाता है, वो भी होता है फिर फुल ऑफ न्यूट्रंट्स है ना। या एग्रीकल्चर रन ऑफ आता है, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रंट्स होते हैं, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा बायोजियोग्राफिक जोन नहीं है? थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, द ब्रह्मपुत्र प्लेन, साउथ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। इनमें से कौन सा नहीं है जोन? इनमें से जो है, इनमें से साउथ ईस्ट जोन नहीं माना जाता है। ये साउथ ईस्ट जोन जो है ये बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि ये रिच नहीं है स्पीशीज में, ठीक है? दिस जोन इज नॉट रिच इन स्पीशीज। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को, ये सबको पता होना चाहिए। 5 जून होता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, राइट? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंड्स ऑन द अर्थ? ठीक है, अगर हम चींटियों को खत्म करेंगे, एंड्स को खत्म करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट डिस्ट्रॉयज लाइफ, ए लिटिल एडवर्स इम्पैक्ट डिक्रीज इन टर्माइट्स। उससे लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। एंट्स को जो खाते हैं वो क्या खाएंगे? उनके खाना खत्म हो जाएगा। एंट्स जिनको खाते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, उस वजह से क्रॉप्स पे वो आ जाएंगे ज्यादा। तो उससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल
लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो हर एक ज़रा-ज़रा इम्पोर्टेंट होता है एनवायरनमेंट में। कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी बर्ड हो, हर एक इम्पोर्टेंट होता है अपने हिसाब से। नेम द ड्रग एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफी। जो टी और कॉफी होती है प्लांट से ही निकलती है ये। इनमें कौन सा ड्रग होता है? ओपियम पॉपी, थ्रॉन एप्पल, कैफीन, कैम्फोर। इनमें क्या होता है? इनमें कैफीन होता है और कैफीन ब्रेन को एक्टिव रखता है। तभी हम बोलते हैं अगर नींद आ गई तो हम कॉफी कप ऑफ कॉफी पियेंगे, क्योंकि इनमें कैफीन होता है। विच सैक्रेड ग्रू एक्ट एज अ जीन बैंक फॉर वाइल्ड प्लांट्स। सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जिनको पूजा करते हैं कुछ लोग। इंडिया में ज्यादा सैक्रेड ग्रुप्स माने जाते हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस वजह से इसके साथ साथ क्या हुआ, वो कंजर्व हो गए वो एरियाज। अच्छा अच्छा अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि उनके साथ साथ वो कंजर्व भी हो जाते हैं, वो वाले स्पीशीज रिचनेस आ जाती है उनमें। तो इनमें से कुछ ऐसा सेक्रेड ग्रुप बन गया है कि जो कि एक्ट करता है जीन बैंक फॉर वाइल्ड प्लांट्स। उसमें इतने ज्यादा स्पीशीज है, तो जीन बैंक के तौर पे हम उसको बोलते हैं। तो इनमें से कौन-सा ऐसा सेक्रेड गुरु है, वो है डेरोइस। डेरोइस जो सेक्रेड गुरु है, वो एज़ अ जीन बैंक फॉर वाइल्ड प्लांट्स एक्ट करता है। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में कितने नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं? देखो, अभी आप चेक करना लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट क्या है, तो इस क्विज़ के हिसाब से 36 है, ठीक है? 36 हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड में। The major part of the extinction of species occurs in which of the following biorich areas? Species का खात्मा। The major part of extinction of species occurs in which of the following biorich areas? किन biorich areas में species का खात्मा होता है ज्यादा? ठीक है, तो tropical forests, wetlands, coral reefs, all of the above। क्योंकि अभी देखा जाता है जो है बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो रही हैं, क्योंकि और उनको कंजर्व करने के लिए सोच भी रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज यूज्ड इन इंडिजिनियस मेडिसिन? इंडिजिनियस मेडिसिन होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन। आपने देखा होगा जब भी पुराने जमाने में कुछ होता था या अभी भी कुछ गाँव में कुछ होता है, तो कोई एक चीज होती है जो हर एक को पता है, उसको लगाया जाता है हर एक जख्म के लिए। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, जीफस, टेमरिंड, बाबूल, नन ऑफ द अबव। तो क्या कोई बता सकता है वो चीज क्या है? इसमें बेसिकली आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी ये है ना, ये नेम ऑफ प्लांट्स हैं, और बेसिकली वो एक चीज है नीम। आपने पता होगा नीम का पत्ता, आप देखो कि नीम हर एक चीज का इलाज माना जाता था ट्रेडिशनल इंडिया में। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन वेरियस स्टेट्स? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बोलते हैं कि इसने ग्राउंड वाटर को पोल्यूट किया? ऑप्शंस आर क्लोरीन, फ्लोराइड, केमिकल्स, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से किसको माना जाता है? तो इनमें से जो है फ्लोराइड को माना जाता है कि ये पोल्यूट करता है, कंटेमिनेट करता है ग्राउंड वाटर को। क्योंकि जब फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, उससे क्या हो जाता है पेशेंट्स में परमानेंट ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज हो जाती है। 38 द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड नेचुरली ऑकरिंग डिजास्टर इज। सबसे ज्यादा जो कि डिजास्टर फ्रीक्वेंटली जो हो गया, जो जल्द जल्द होता है, ड्रॉट, सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा डिजास्टर जो जल्दी जल्दी आ जाता है? वो है फ्लड। आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन है। जैसे कोसी की वजह से बिहार में फ्लड आ जाता है, ठीक है, बंगाल में फ्लड आ जाता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है, इवन चेन्नई में भी इस बार लास्ट टाइम आ गया था। द वर्स्ट नेचुरल हैजर्ड्स इन द ट्रॉपिक्स आर। ट्रॉपिकल एरियाज में कौन से? ट्रॉपिक्स में जो कि इक्वेटर के पास एरियाज हैं, उनमें सबसे ज्यादा नेचुरल हैजर्ड्स खतरनाक वाले कौन से आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, सुनामी, फ्लड्स, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट आंसर। क्या लगता है आपको? ये सबको पता होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो ट्रॉपिक्स होते हैं ना, उसमें इंटेंस लो प्रेशर होता है। जो प्रेशर है बहुत कम होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो बनते ही उस जगह है जहाँ पे प्रेशर लो होगा। और लो प्रेशर कहाँ पे होता है? जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इवन साइक्लोन्स इंडिया को भी आ जाते हैं, अरेबियन सी साइड से भी और बे ऑफ बंगाल साइड से। यूएनसीईडी स्टैंड्स फॉर। यूएनसीईडी जो फुल फॉर्म है एक, ये क्या स्टैंड करती है? बताइए। यूनाइटेड नेशंस कॉर्पोरेशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉर्पोरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर्स, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर्स। तो राइट आंसर इज पार्ट बी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट।
राइट? शाबाश। Which of the following material is not used in urban housing in very energy intensive? Is very energy intensive. इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम अर्बन हाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, ठीक है, हम लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट? देखो, स्टील, सीमेंट, बर्न्ड ब्रिक, सिल्वर, कौन सा नहीं होता है इस्तेमाल? ऑब्वियसली सिल्वर। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है और इसकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी ज्यादा नहीं है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। कर भी सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन इसको ये बहुत ही महंगा होता है। बाकी स्टील, सीमेंट, बर्न्ड ब्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। द वर्स्ट सफरर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो जितने भी हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फ्लड्स आते हैं या एक्सटिंक्ट होती है स्पीशीज, उनमें जब ये सारा चीज होता है या साइक्लोन्स आ जाते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? रिच, मॉडरेट क्लास, पुअर, ऑल ऑफ द अबव। तो वर्स्ट सफरर्स यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो जो गरीब लोग हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा सफर करना पड़ता है, ठीक है, तो वो फिर बेचारे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। 43, the adaptation of the traditional medicine in industrialized countries is termed as CAM, which stands for, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं ना, अभी इंडस्ट्रियल कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, जो पुराने जमाने का मेडिसिन सिस्टम था, जैसे यूनानी था, आयुष था, उसको हम CAM टर्म एक दी है। और CAM का फुल फॉर्म क्या होता है? CAM क्या, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, तो CAM की फुल फॉर्म क्या होती है? CAM की फुल फॉर्म कोऑपरेटिव एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एसोसिएटिव मेडिसिन, कोऑपरेटिव एंड एसोसिएटिव मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो राइट आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। ओके। द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर इज, सबसे ज्यादा कैंसर किस वजह से होता है और हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉज क्या है? 80% जो कैंसर्स होते हैं ना, 80% जो लंग कैंसर्स होते हैं, वो कैंसर्स होते हैं किससे? टोबैको स्मोकिंग से, ठीक है। और ये प्रिवेंटेबल है, अगर हम टोबैको स्मोकिंग बंद कराए या कम कराए, उससे ये प्रिवेंट होगी। तो टोबैको स्मोकिंग से जो है, ये सिंगल लार्जेस्ट कॉज है कैंसर का, और ये प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम रोक सकते हैं लोगों को इसको पीने से। Which of the following is a key measure to reduce the number of diarrhea cases? Diarrhea case को हम कम कैसे कर सकते हैं? Improved sanitation, food hygiene, safe drinking water, all of the above. तो डायरिया के केसेस जो है, हम कम कर सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो होता ही है कंटेमिनेशन से, वाटर कंटेमिनेशन। अगर हम सैनिटेशन को इम्प्रूव करें, फूड हाइजीन अच्छा खासा रखें, जो फूड होता है ढक के रखें, प्रॉपर तरीके से वॉश करें, और वाटर जो होता है वो हम बॉईल करके पिए, फिल्टर करके पिए, साफ पानी पिए, तो उससे वो ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? ओके। विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू वेरियस फैटल डिजीज? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पानी में अगर होगा उससे बहुत सारी डिजीज हो सकती है? कैल्शियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नन ऑफ द अबव। आपको पता है कैल्शियम तो हम वैसे भी हमें खाना ही पड़ता है, ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। फॉस्फोरस भी हमारी हड्डियों में होता है, दांतों में होता है। कैल्शियम भी दांतों और हड्डियों में होता है। तो आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक हार्मफुल है अगर ये इसमें पानी में होगा। तो आर्सेनिक जो है, क्योंकि ये आर्सेनिक आता कहाँ से? बहुत सारी रॉक्स में होता है, और वहां से जब पानी आता है तो ज्यादातर आर्सेनिक भी पाया जा सकता है, या कभी कंटेमिनेशन होता है, आर्सेनिक ऐड भी होता है यहाँ से। हेपेटाइटिस ए इज अ टाइप ऑफ, हेपेटाइटिस ए क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, फूड कंटेमिनेशन, बोथ ए एंड सी। तो हेपेटाइटिस ए जो है, वो है ए, एक तो वो वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न से भी होता है, अगर पानी गंदा पिएगा इंसान। फूड कंटेमिनेशन, अगर फूड खाना जो होगा वो सही नहीं होगा, वो सड़ा गला हुआ होगा या उससे कंटेमिनेशन होगी, उससे भी हेपेटाइटिस ए के खतरे होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फूड कंटेमिनेशन और वाटर बॉर्न डिजीज। 48 क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो, उसको हम अमेंड, मेजर अमेंडमेंट किस साल में की गई? ठीक है, उसमें बेसिकली जो अमेंडमेंट हुई थी ना, वो रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉर गवर्नमेंट यूज, उसमें एक ये क्लॉज ऐड किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट फॉर गवर्नमेंट यूज। ये किस ईयर में हमने इसको अमेंड किया? 1952, 1963, 1988, 1978। इसको हमने 1988 में इसको अमेंड किया, और रिजर्व फॉरेस्ट फॉर गवर्नमेंट यूज जो है
ये इसमें ऐड किया। Which of the following gases are not permitted to release by the Government Prevention and Control of Pollution Act? जो गवर्नमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वो एक एक्ट बना है ना एयर पोल्यूशन को कम करने का, उस के अकॉर्डिंगली किन गैसेस को परमिशन नहीं है, उनको उन गैसेस को रिलीज करने का परमिशन नहीं है। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीनों टॉक्सिक गैसेस है, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए और बाकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी, और इन तीनों को, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इन तीनों को बैन किया गया है रिलीज़ करने से, तो दे आर नॉट permitted, we are not permitted to release them by any means. So question number 50 and the last question. The 3R principle is in which of the following order? किस ऑर्डर में है 3R प्रिंसिपल? किस ऑर्डर में होता है? क्योंकि 3R प्रिंसिपल हम क्यों अपनाते हैं? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के लिए 3R प्रिंसिपल। लेकिन उसमें पहला वर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है? सो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, नन ऑफ द अबव। क्या आएगा इसमें? सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसमें हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीन जो है इसी ऑर्डर में हम यूज करते हैं। 3R प्रिंसिपल हम इसी को बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और एंड रिसाइकल। पहले तो हमें क्या करना है, कम खर्च करना चाहिए रिसोर्स, रिड्यूस। उसके बाद क्या करना चाहिए, रीयूज। अगर हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसको दोबारा तो करना चाहिए। अगर आप फिर किसी काम का नहीं है तो फिर उसको जब हम फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम रिसाइकलिंग वाले को देना चाहिए, सो दैट कि रिसाइकल करके फिर भी किसी एक चीज की शक्ल में आ जाए, ठीक है? सो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि ठीक ठाक लेवल के थे। अभी भी ये उतने ईज़ी ही थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो सो दैट मैंने सोचा कि एक वार्म अप लाइक कि आप रिवाइज़ स्टार्ट करो और थोड़ा आप भी कॉन्फिडेंट फ़ील करो, इसलिए मैंने ईज़ी क्वेश्चंस लाए। इवन क्वेश्चन पेपर में ईज़ी ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपका कितना होल्ड है किस टॉपिक पे, उस हिसाब से आपको फिर क्वेश्चन करने आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही लाया करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज़ मैं लाऊँगी बाकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, सो दैट कि आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है? बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर लिख लेना कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि हम इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज़ विद यू, बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।